अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासत के अरीना में, उसमें अदालती फ़ैसले भी सामने आ रहे हैं। कुछ अदालतों में बड़े बड़े इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस भी हो रहे हैं, इसमें लापता अफराद का भी है और उसके साथ भी कुछ जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मिसिंग पर्सन्स नहीं हैं, वो भी सियासत की भेंट चढ़े हैं। अनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मसला है। बहरहाल वो मैटर चूँकि सब जुडिस है, उसको उस हद तक नहीं डिस्कस कर सकते, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन ओवरऑल व्यू हम दे सकते हैं। अब बल्ले का निशान जो है वो वापस पीटीआई को मिला था। आज एक सिंगल बेंच ने वो फैसला किया था। आज एक सिंगल बेंच ने रिट पिटिशन पर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, वो बल्ले का निशान फिर यानी वापस ले लिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा और जो पीटीआई के ख़िलाफ़ था। और इस तरह आगे कई खबरें चल रही हैं जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक इंतशार है, एक तकसीम है कैंडिडेचर पर। कुछ लोग ख़ास हलकों के लिए इंटरेस्टेड हैं और उसमें कोई उनके हैवी वेट्स भी हैं। ये बहरहाल ये तो होगा ही, जो ब्रॉड बेस जितनी भी पार्टीज़ हैं उनमें ये इशूज़ हमेशा रहते हैं। अब ये देखना है कि यानी अपनी अपनी पार्टीज़ के इशू तो वो रिजॉल्व कर लेंगे, ये लेकिन लोगों के जो इशूज़ हैं वो कौन रिजॉल्व करेगा। इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है वो हमारे सामने है। अब वोटर जो है वो भी बड़ा अवेयर है, बड़ा कॉन्शियस है और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक तो वोट कास्ट करेगा और एक आके अपना सही फैसला भी देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि गिवन सिचुएशन या गिवन कैंडिडेट्स में से एक फ़ैसला करना है। ये तो नहीं है कि वो अपना को कैंडिडेट अलहदा ले आएगा। तो इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है वेरी रेनाउंड पर्सन जनाब डॉक्टर फरीद मलिक। आप एक्स चेयरमैन है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। तो अब ये डॉक्टर साहब सारे इश्यूज ये चल रहे हैं। अभी तो एक हाल ही में जो एक फैसला पहले आया जी, पेशावर हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच फैसला करता है और वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में ये जो फैसला किया और बल्ले का निशान वापस ले लिया। अब उसी तरह का एक सिंगल बेंच फिर पेशावर हाई कोर्ट का, और आज मैं एक साहब को सुन रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो भी बड़े अथॉरिटी समझे जाते हैं इलेक्शंस पर। तो वो कह रहे थे कि जी वो फैसला नाक़िस था पहले वाला, क्योंकि वो उन्होंने पहले अपनी जुरिसडिक्शन नहीं देखी कि पेशावर हाई कोर्ट, फिर उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं दिया। फिर ये था कि सिर्फ बल्ले का निशान नहीं, बाकी 17 पार्टियाँ। अब 17 पार्टियाँ, वैसे तो 175 पार्टियाँ सुनने में आया, लेकिन 17 पार्टियों का भी निशान जो है वो इम्पैक्ट हो रहा था नेगेटिवली, क्योंकि उनका भी इशू इस तरह चल रहा था। जनाब देखें जी, मेरा ख्याल है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेन इश्यूज नहीं है, ये मेन इशू ही नहीं है। ठीक है, देखें इस वक्त हमारे यहाँ एक एम्पायर है जो स्ट्राइक करती है जी जी, जब वो समझती है कि उसको स्ट्राइक करना चाहिए और अपनी मर्जी से अपनी मर्जी, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये जो मार्का है 2024 का 8 फरवरी को जो होने वाला है, ये हमने ये देखना है कि इस एम्पायर को हमने पैकअप करके वापस बरतानिया भेजना है या नहीं। ये असल जंग ये है, बाकी ये साइड इश्यूज हैं। और इमरान खान, आपने तो हमें इंपीरियलिज्म का दौर याद किया। बिल्कुल है ही, वही तो वही चल रहा है। अच्छा भाई, वो वही चल रहा है। देखें, वो वही दौर चल रहा है, हिज और हर इंपीरियल मैजेस्टी। एब्सोल्युटली। अब मगर एक फर्क है, अच्छा। एक फर्क है, जो इंपीरियल मैजेस्टी भी थी उसको भी ब्रिटिश पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट रेगुलेट करती थी। सी, वो भी बादशाह को कहती थी कि तुमने कानून के मुताबिक चलना, और यहाँ पे आप तजावुज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप तजावुज कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो भी नहीं है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो भी सबसर्विएंट है। हालांकि हम कहते हैं जी हमारा इस्लामी निज़ाम तो मुशावरत का निज़ाम है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो भी सबसर्विएंट है टू द एम्पायर, टू द फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जी। अब सिलसिला ये है कि वो एक किताब लिखी गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई थी अमेरिका में 1776 में। उन्होंने लिखा है द मिरेकल ऑफ फिलाडेल्फिया। मैं समझता हूँ हमारे भी किताब लिखनी चाहिए द मिरेकल ऑफ इस्लामाबाद ऑफ 1973। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पास हो जाना एक मिरेकल था, रियली, वरना ये नहीं हो सकता था अगर एम्पायर ब्रूस ना होती और एम्पायर अपने जख्म जो है वो ना उसको लिख कर रही होती, वुंड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कभी पास ना होता।
पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 4 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। दुनिया किसी मुल्क की हिस्ट्री नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही होता है, बिल्कुल, उसमें आप मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, आ जाती है, वो भी नेसेसरी हो तो बिल्कुल, अगर जरूर, उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक प्रोसेस है। देखिए, प्रोसेस बनाया इसलिए गया है कि ये को रोजमर्रा ये ना हो कि आपने 56 का कॉन्स्टिट्यूशन उड़ा दिया, 62 का, फिर 72, फिर 73। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक मिरेकल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का पास होना एक मिरेकल है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी एग्जिस्ट कर रहा है, मगर किसी शक्ल में, मगर इसकी वैसे तो कागज का एप्लीकेशन नहीं हो रही। कागज का टुकड़ा भी उसे एक दौर में कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुशर्रफ साहब कहते थे जी आइन को बचाएं या रियासत को बचाएं। हाँ। बगैर आइन के कोई रियासत नहीं होती। ये समझने वाली बात है। रियासत जो है वो आइन के साथ ताबे होती है। रियासत, आइन रियासत को चलाता है। अब इस जो हमने आइन बनाया है इसको चलना चाहिए। इसके मुताबिक हर अदारे को अपने अपने एम्बिट में काम करना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ये जो मार्का है 2024 का, ये बल्ले का या शेर का मार्का नहीं है, ये मार्का आइन की बालादस्ती। हाँ, एग्जैक्टली, आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत का मुस्तकबिल है ये, जिसके लिए हमारी जनरेशन ने एक पूरा स्ट्रगल किया। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अब तो 2 जनरेशन हो गई, जी जी, 2-3 जनरेशन पाकिस्तान बने, बिल्कुल बिल्कुल, 2 जनरेशन तो गुजर गई। नहीं, एक तो चलाने वाले थे ना। हाँ, इसमें थोड़ा फर्क है। हाँ, एक वो जनरेशन थी जिन्होंने पाकिस्तान को चलाया। जी ठीक है। वो जनरेशन थी जिसने टेक ओवर करना था उनसे। ठीक है। फर्स्ट फ्री जनरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मेरी जनरेशन, इमरान खान वगैरह, हम सारे वो जनरेशन थी। ठीक है। तो अच्छा, ये बताएंगे जनरेशन टू जनरेशन एक लेगेसी भी बीक्विथ की जाती है जी, इसमें हमारे यहाँ कोई ऐसा फॉल्ट नजर आता है कि वो बीक्विथ नहीं की गई, या इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशंस जो आप जिक्र कर रहे हैं जी, कि जिसने वो लेगेसी में एक दरार डाल दी या एक खलीज डाल दी देखिए जी अवाम में, और देखिए उनका ट्रस्ट भी छीन लिया। मेरी पैदाइश है माल रोड की, चिल्ड्रन ऑफ द माल रोड। ये को 8.5 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है फ्रॉम टाउन हॉल टू मियां मीर ब्रिज। ठीक। ये कुछ 8.8 किलोमीटर है। ठीक है। आई ग्रू अप ऑन द माल रोड। उस वक्त लाहौर एक फंक्शनल शहर था। हाँ। कॉर्पोरेशन के स्कूल थे, डिस्पेंसरी, बड़ा वाइब्रेंट सिटी थी, ट्रांसपोर्ट मुझे याद पड़ता है, सुबह सफाई होती थी, छिड़काव होता था, कूड़ा उठाया जाता था। हम साल में एक दफा मियां मीर का पुल क्रॉस करके उस तरफ जाते तो जंगल बेअबान था। ठीक कह रहे हैं। वहां 23 मार्च की परेड देखने जाना मेरे वालिद मरहूम को बड़ा शौक था, हम जाते थे। तो वो जंगल बेअबान, मेरे वालिद ने कहना यार ये जंगल बेअबान है, यहाँ ये क्या होता है यहाँ? तो वहाँ पीटी और परेड होती थी, कश्मीर फतह होने के नारे। मेरी वालदा अल्लाह बख्शे वो बताती थी कि ये गुलबर्ग कॉलोनी इसका नाम था जी। जब ये मुतारफ हुई है स्कीम तो वो रेडियो पे इश्तिहार चलता था, तो गुलबर्ग कॉलोनी में घर में 12 कहेंगे हम वहां देखने गए तो तुम्हारे वालिद ने कहा कहाँ जंगल में आ गए, फिर वापस चलो। नहीं, गुलबर्ग तो मियां मीर की इस तरफ था। हाँ, मियां मीर की उस तरफ भी जंगल था, उधर भी जंगल था। एक वो फोर्ट्रेस स्टेडियम था। हाँ। 3 दुकानें थी, एक ग्लोब सिनेमा था। कोई सिविलियन वहां ना जाता था। वो तो अब खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। ग्लोब सिनेमा। अच्छा, अब वो ये उस जंगल में रहने वाले हमारे भाई हजरात वो पुल क्रॉस करके इस तरफ आए और मुल्क उन्होंने चोरों के हवाले कर दिया। ये पाकिस्तान की कहानी है। और वो जनरेशन जो तैयार की जा रही थी, जो एकेडमिक एंड था, जहां गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज, एमईओ कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वो सारी जो एक पौध खड़ी की जा रही थी मुल्क चलाने के लिए, वो वहीं के वहीं रह गए। वो देखते रह गए। वो पंजाब में कहते खोती रही बोर थले। वो ने क्या, हम क्या करें, अब हके बके रह गए। अब हमारी जनरेशन के पास 3 चॉइसेस थे। हाँ, असल में ये इधर आए ये। अच्छा, हाँ। हमारी जनरेशन के पास 3 चॉइसेस थे कि या तो वो इविल एम्पायर को ज्वाइन कर लेते जो उस वक्त तक हुक्मरान हो चुकी थी, या इविल एम्पायर से टकरा जाते, जो कुछ लोगों ने किया, टक्कर भी मारी, इविल एम्पायर, फांसी, और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। या गुरिल्ला वॉर की, जिस तरह हम जैसे लोग थे, एक्टिविज्म की, कि हमने आर्टिकल लिखे, जुलूस निकाले। नई नस्ल को नहीं पता। हाँ, बाकायदा लोगों ने बड़ी बिल्कुल गुरिल्ला वॉर, जो हम गुरिल्ला वॉरियर्स थे, इसको कह सकते हैं। मुझे लाठीचार्ज हुआ पहली दफा जब मैं 10वीं जमात में पढ़ता था। आई वाज 15 years old, जीपीओ के बाहर। एक तारीख है। और आखिरी लाठीचार्ज हुआ मुझे लॉयर्स मूवमेंट में, उसके मैरिट होटल के बाहर, इस्लामाबाद। ठीक है। तो मेरी बीवी मेरे साथ थी, तो मैं बड़ा आराम से खड़ा देख रहा था। जब लाठीचार्ज हुआ तो वो मेरी बीवी और बहन डर गए
मुझे कहने लगे, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा सारी जिंदगी ये लाठियां खाई हैं। नहीं खाई नहीं है, हाँ। इनसे बचे हैं। तो उसने कहा क्या तरीका है? मैंने कहा तरीका ये है कि जब ये लाठी जब आप भागेंगे तो वो मारेंगे। नहीं, भागना नहीं आप, हाँ। उनके रास्ते से हट जाना है। हाँ। तरीका ये होता है कि वो जब चार्ज करते हैं तो आप एक तरफ हो जाए, क्योंकि वो मुड़ नहीं सकते। हाँ। जिस तरह अच्छा, वो तौन नहीं मुड़ते? नहीं मुड़ते। जिस तरह वो जिस शिकार खेलते हैं ना, जो इसका आप पंजाबी में वो कहते हैं तौन नहीं मुड़ते। नहीं, वो जब शिकार खेलते हैं ना इसका वाइल्ड बोर का, वो इसी तरह मारते हैं उसको। मुझे वो सीधा जाता है, वो मुड़ नहीं सकता, मुड़ता है उसकी तौन टूट जाती है। तो वो हम एक तरफ होके गली में चले गए, वो सीधा निकल गए। तो मैंने कहा हमने इसी तरह से उनकी आंखें काम ही नहीं करती। नहीं, वो चार्ज कर रहे होते हैं ना, वजन होता है बड़ा, उनके पास शील्ड होती है, उन्होंने टोपी पहनी होती है, फिर जब दौड़ते आते हैं तो दे कांट टर्न। अच्छा, ये तो रग्बी मैच वाली बात है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। रग्बी में इधर उधर हुए तो एग्जैक्टली। तो ये दिस इज हाउ इट हैज बीन। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक्स, अब जो चीजें इस वक्त चल रही हैं, मसलन के इस वक्त 2-3 पार्टियां जो मेजर पार्टी हैं, वैसे तो कहने को इलेक्शन कमीशन कहता है जी 175 पार्टियां जी। अच्छा, 175 पार्टियां मैटर करती नहीं करती? बड़ी बड़ी जो मेजर पार्टी है वो तो नून लीग है, काफ लीग भी थोड़ा थोड़ा वो पीछे पीछे जरा जंपिंग करती करती आ रही है, कछुए की चाल वो भी। अच्छा, ये PTI है, इधर जमात इस्लामी भी है और पीपल्स पार्टी भी है। इनमें अब एक पॉपुलर वेवलेंथ भी बनी है एक पार्टी की और उसके एक लीडर की, जिसको लोग समझते हैं करिज्मेटिक लीडर। मुझे याद पड़ता है कि हम किसी दौर में बहुत सी जगहों पे बैठ के ये डिस्कशन करते थे जी, करिज्मेटिक लीडर्स, और वो दौर भी करिश्मासाज लीडर्स का था। इधर पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो, तो सुकारनो, इंदिरा गांधी, शाह फैसल, पता नहीं क्या क्या, उधर कर्नल कदाफी। बिल्कुल ठीक बात। तो अब मेरा ख्याल है वैसे तो दुनिया में अब मल्टी सेक्टर लीडर्स का दौर आ गया। लोग कहते हैं अपना अपना काम करो यार, मैनेजर्स का आ गया, लीडर्स कम हो गए, मैनेजर्स ज्यादा हो। तो अब लोग कहते हैं यार हर वक्त आप निजात दहंदा की तलाश में रहते हैं, उस तलाश में आप काम ही नहीं करना छोड़ देते हैं आप, और जिसका नतीजा यह है कि हमारा इकोनॉमिक इंजन जो है और जो अवाम है वो एक आइडियलिज्म में रह जाती है। ये हमें थोड़ा सा एक बताएं कि आपने इतना, जैसे आप साइंस फाउंडेशन के भी चेयरमैन रहे, हाउ टू हार्नेस दिस एनर्जी, ये जो आपकी यूथ की एनर्जी है या आपका पोटेंशियल है इतना बड़ा, ह्यूमन रिसोर्स का जो पोटेंशियल है, नेचुरल रिसोर्स पे फिर बाद में आते हैं। देखिए जी, आपने जो बात की ना कि बहुत बेशुमार पार्टीज हैं और सब कुछ आपने किया, असल में 2 ही पार्टीज हैं। जो लाइन खिंची हुई है वो स्टेटस को और चेंज की है। वो लाइन खिंची हुई है। जो चेंज की पार्टी हैं वो कम है, वो एक साइड पे हैं। जो स्टेटस को की पार्टी हैं वो एक तरफ है। लेकिन डॉक्टर साहब आप तो कहते हैं कि सारी स्टेटस को की नहीं, अभी भी एक राइट ऑफ द सेंटर है, एक लेफ्ट ऑफ। आई डोंट थिंक, देखिए ना, मैंने पहले ही आपको अर्ज की कि इमरान खान इज वेरी क्लियर, ही वांट्स कि हर अदारा जो है वो अपने एम्बिट में काम करे। होना तो यही चाहिए। और वो बड़ा क्लियर है कि जी आर्मी विल हैव टू गो बैक टू द बैरिक्स। इसमें तो कोई मेरा ख्याल है कोई गलत बात ही नहीं। तो ये वो ही इज वेरी क्लियर, सी उनकी बड़ी क्लैरिटी। एंड व्हाट अबाउट जुडिशरी? जुडिशरी मेरे ख्याल में इन बिटवीन है, वो देखती है किस तरफ, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। जुडिशरी को वैसे ऐसे देखना चाहिए, वैसे वो तो कहते हैं जस्टिस इज ब्लाइंड, तो यहाँ तो जस्टिस जो है वो उसकी अक्ल ज्यादा खुली ही है। मेरा ख्याल थोड़ा ब्लाइंड ही हो जाए तो बेहतर। ठीक है, मगर जो जुडिशरी है वो कभी इधर देखती कभी उधर। वर्स्ट इज द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि सारे जो गुंजल डालते हैं वो ब्यूरोक्रेसी डालती है। वो तो कहते हैं ऐसी थी फाइल चलाते हैं, जो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, बंदा सिर फाड़ के बह जाता है। जो गुंजल डालती है ब्यूरोक्रेसी, वो जो जुडिशरी है वो आधा टाइम गुंजल खोलने में लगी रहती है, फिर एक मजीद गुंजल डाल दे। बिल्कुल नहीं, ये मुझे खुद बताया डॉक्टर शहबाज गिल थे, बड़े इमरान खान के बड़े वो उस वक्त राइट हैंड मैन थे और बड़ी उस वक्त वो अपनी आन शान में थे। तो हमें वो कहने लगे कि जी, हमने उन्हें पूछा, हमको 7-8 लोग थे एडिटर्स रैंक के, तो हम इकट्ठे थे गवर्नर हाउस में। तो हमने कहा यार कल परसों आपके वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया, आज फिर कोई उससे डिफरेंट कर लिया, उससे अगले दिन बिल्कुल ही इन टोटल कंट्रास्ट। तो इजी कंफ्यूज्ड। वो कहने लगा कि असल में उनको एडवाइस इस तरह करते हैं लोग। जी। तो हमने कहा जी वो कौन लोग हैं? तो कहने लगे ब्यूरोक्रेसी। हाँ, बिल्कुल सही बात। वो कहते हैं कि वो टोटली बंदे को ना एक दफा वो कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा यार ये कांट ही सी थ्रू द थिंग्स। तो कहते नहीं, वो बाज का तो बिल्कुल ही बंदे को ऐसी उलझाव में डाल देते हैं कि डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब इस्लामाबाद गया चेयरमैन साइंस फाउंडेशन, तो मैं बड़ी आपने भी ये चीजें फेस बहुत, मैं बड़ी तैयारी से गया था। देखें, पॉइंट ये है
जो ब्यूरोक्रेट तो आपका तो क्लियर था ना एक पूरा विजन सारा। नहीं, ये तो बाहर से नजर आता है ना। हाँ। जब वो अंदर जाते हैं माफी हर जगह मौजूद वो होता तो है। है। सी पॉइंट ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी डेफिनेशन है द आर्ट ऑफ मेकिंग द पॉसिबल इम्पॉसिबल। ये डेफिनेशन है ब्यूरोक्रेसी की। जबकि पॉलिटिक्स को आर्ट ऑफ द पॉसिबल। बहुत पॉसिबल। देखिए ना, ये एक फर्क है बड़ा। ठीक है। अब इशू ये है कि फाइल वर्क और पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज हाउ यू फाइट ब्यूरोक्रेसी। हाँ। जुल्फिकार अली भुट्टो was the last prime minister who wrote anything on the file. हाँ। उसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर मैंने पढ़ी है किसी प्राइम मिनिस्टर ने फाइल पे नोटिंग नहीं की। इवन शहबाज शरीफ जो बड़ा स्पीड जिनको कहा जाता है, नोटिंग ऑन द फाइल किसी में कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो में थी। वो मुझे इत्तेफाक से 2-3 फाइलें पढ़ने का मौका सर वो सवाल पूछते थे। हाँ, वो मैंने देखा कि नोट शीट पे वो लाइन लगा बिल्कुल वो सवाल तो पूछते साइड मार्जिन पे बिल्कुल पूरे का पूरा क्वेश्चंस और बाकायदा नोट लिखा होता है कि यहाँ पे यू आर रॉन्ग। हाँ, नहीं वो सवाल पूछते थे कि प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज डिस्कस। वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते थे। अच्छा, फिर हर मिनिस्ट्री में एक नाइट सेक्शन ऑफिसर होता था, क्योंकि वो रात को काम करते थे। वो फिर जब उनको कोई फाइल चाहिए होती थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आता था मिनिस्ट्री में, एक नाइट सेक्शन ऑफिसर होता जिसका काम होता था वो फाइल पहुंचाना, और हर फाइल का रिकॉर्ड था 24 आवर्स में फाइल वापस आती थी। ठीक सी, तो मैं हमेशा कहता हूं और आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रहा हूं, और मैंने बार बार ये बात कही है, और ये समझने वाली बात है कि द एनिमी इज विद इन द सिस्टम। हाँ, सही जब तक हम इस एनिमी को टेम नहीं करेंगे, उसको ताबे नहीं लाएंगे, उसको ट्रैक पे नहीं लाएंगे, हम आगे नहीं जा सकते। वो तो आप सींगों से उठा के नीचे फेंक देगा। बिल्कुल, और वो फेंक भी रहा है। बिल्कुल। मुझे याद है मेरे वालिद मरहूम, हम सब गुड्डीबाज फैमिली थी, गुड्डीबाजी किया करते थे। जब गुंजल बहुत पड़ जाते थे तो मेरे वालिद कहते थे यार उन गुंजल बहुत पै गए ने, तोड़ दो, नहीं काट दो। वो वहां से डोर तोड़ के वो फेंक देते थे गुंजल, नया गिरा और दोबारा शुरू। तो अब वक्त आ गया है कि ये गुंजल को तोड़ के फेंकने का वक्त है, और नई डोर साथ इसको नए पेचे, नई डोर, नया पिन्ना। सी ये वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन भी एक लेके आए हैं रिफॉर्म्स का, वो उन्होंने बुक भी लिख दी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। जी। So what is so ungovernable about our society or our polity? और देखिए जी, ईश्वर साहब से मेरी भी कुछ सिटिंग्स हुई। अच्छा, जब वो I think he was governor then. नहीं, अच्छा, वो अभी अच्छा बाद में खान साहब के साथ थे। अच्छा, he was advisor on administrative reforms, ठीक है, स्पेशल असिस्टेंट थे जी। तो मेरी उनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में 3-4 मीटिंग्स हुई, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो बड़ा, आई एम बेसिकली प्रोफेसर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है, ऑपरेशंस इज माय फील्ड। हाँ, तो मेरी उनसे काफी इस बात में डिस्कशन हुई, और मैंने तो वो चाह रहे थे कि एक एफिशिएंसी की मेजरमेंट इंक्लूड की जाए इन द ब्यूरोक्रेसी, होनी तो चाहिए, और वो टेक्नोक्रेट्स को इंडक्ट करना चाहते थे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर वो चाहते थे कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो फिर आस्ता आस्ता टेक्निकल मिनिस्ट्रीज में ऊपर आ जाएं, तो जो जर्नलिस्ट हैं उनसे हमें निजात मिले। ये उनका अप्रोच थी, ये उनकी थिंकिंग थी। मैं उनसे एग्री नहीं करता था, बिकॉज अगर आप एक टेक्नोक्रेट को भी एक जूनियर लेवल पे एक ब्यूरोक्रेट के अंदर कर देंगे, हाँ, तो वो घोड़े से खच्चर बन जाएगा। वो भी ब्यूरोक्रेट ही बन जाएगा, वो खच्चर बन जाएगा, वो महा ब्यूरोक्रेट। बिल्कुल। तो ये अच्छा, भुट्टो साहब के जमाने में ये था कि उन्होंने लेटरल एंट्री जो फेडरल सेक्रेटरीज लेके आए, 4-5 फेडरल सेक्रेटरीज थे जो टेक्नोक्रेट्स थे, दे वर हेडिंग द मिनिस्ट्रीज, यानी मिनिस्ट्री का टेम्पो जो है वो उन्होंने सेट किया था। डू यू रिमेंबर एनी नेम? बिल्कुल, इंजीनियर मसूद हसन, डिफेंस प्रोडक्शन थे, वो डिफेंस प्रोडक्शन के दिए सारे। आपके जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री लगी, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला, पीएससी काम रहा है, उनके जमाने में लगा। अच्छा, फिर नसीम अहमद इंफॉर्मेशन के थे, ठीक है, डॉक्टर अजमल एजुकेशन के थे। सी he was नॉन ब्यूरोक्रेट, उनको उन्होंने एजुकेशन लगाया उन्होंने। देखे ना, सेक्रेटरी लेवल पे जब तक आप टेक्नोक्रेट्स को लेके नहीं आएंगे, ये मिनिस्ट्रीज ठीक नहीं होंगी, इनमें कल्चर चेंजेस नहीं आएगा, इनके सर्विस ओरिएंटेशन नहीं होगी, और ये गुंजल डलते जाएंगे। सी, तो वो आर्ट ऑफ मेकिंग द पॉसिबल इम्पॉसिबल जो है वो होता रहेगा। तो एनिमी इज विद इन। देखें, ये मैं बार बार कहता हूं, और जितने बड़े बड़े पहलवान जाते हैं इस्लामाबाद, इंक्लूडिंग खान साहब एंड हिज टीम, सी, ये जितने भी पहलवान जाते हैं इस्लामाबाद, ये समझते हैं कि ये आसान काम है। डॉक्टर साहब, ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम बाद में फिर जारी रखेंगे जी। नाज़रीन, आप जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मलक, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन।
जनाब डॉक्टर साहब अभी आप बात कर रहे थे कि जब तक वो जो टेक्नोक्रेट्स का एक एक्सपीरियंस था कि उसके बारे में, जैसे अब ये भी कह रहे हैं, हमारे इशरत हुसैन भी कह रहे थे, तो या तो उनको दरमियान में अगर फिट करेंगे तो वो खच्चर बन जाएंगे, बिल्कुल, या तो फिर उनको आप वो एम्पावर करें और उनका विजन को बरोकार लाएं कि उनको थोड़ा बहुत इख्तियार दें कि वहाँ पे वो कुछ फैसला कर सकें। फेडरल जो कम से कम जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं जी, उनके हेड जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। ये बहुत टू स्टार्ट विद। अच्छा, ये एक्सपीरियंस, ये जो कॉम्पोजिशन है, ये कौन से ममालिक में ज्यादा कामयाब है? अब सारी दुनिया में टेक्नोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट्स आउटडेटेड हो गए हैं। देखें, आज टेक्नोक्रेट की भी डेफिनेशन बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है लोगों को। मैंने देखा है टेक्नोक्रेट वो शख्स होता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है प्लस मैनेजमेंट स्किल ऑफ हिज ओन एरिया। सी कुछ लोग समझते हैं कि बस वो सिर्फ इंजीनियर ही होता है, वो नहीं, उसको मैनेजरियल स्किल नहीं होती। बिल्कुल। अब एक इंजीनियर एक प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है और वो सारे इंतजामात, ओवर उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए। हाँ, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, तो आई थिंक वी नीड दोस पीपल। यस, क्योंकि मैंने भी रास्ता तय किया एज एन इंजीनियर। ठीक है। मैं जब मैनेजमेंट में आया, व्हेन आई बिकेम अ टेक्नोक्रेट, तो आई हैड टू गो थ्रू रिगरस ट्रेनिंग एंड कोर्सेज टू बिकम अ टेक्नोक्रेट। ठीक है। सी, तो जब आप टेक्नोक्रेट होते हैं तो आप टेक्निकल चीजें भी समझते हैं और मैनेजमेंट इश्यूज भी आप एड्रेस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे, आपने चूंकि टेक्नोक्रेसी के हवाले से बात की, मुझे एक एक्सपीरियंस अपना मैं करना चाहता हूँ। एक इंटरेक्शन हुआ हमारा, कोई 8, 9, 10 सीनियर जर्नलिस्ट का एडिटर रैंक के थे सारे, तो जनरल जुल्फकार थे, चेयरमैन वहाँ मेरे भी उनसे मुलाकात। हाँ, तो एक हम मुलाकात में इकट्ठे थे, चाय भी पी रहे थे, तो वी वर अबाउट बड़ा क्लोज एक आपस में सेशन था। तो उन्होंने कहा, उसमें निसार मेमन भी थे, माजी के एक मिनिस्टर, मैं जानता वो भी बैठे, उन्हें भी जानता हूँ। उन दोनों ने हमें कहा कि जी जनरल मुशर्रफ साहब ने, सदर पाकिस्तान ने 2 कमेटियां बनाई थी काला बाग डैम के लिए। एक थी टेक्निकल कमेटी, तो टेक्नोक्रेट से मुझे याद आया, और एक थी मफामती कमेटी। हमने निसार मेमन साहब को पूछा कि भाई मफामती कमेटी ने क्या गुल खिलाए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम भी जब मिलते हैं जर्नलिस्ट सियासतदानों को, सिंध के और KP के, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है इसको अपोज करने का। वो बस महज कहते हैं जी सियासी बयानबाजी है काला बाग डैम। वो कहने लगे जी मुफाहमत में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए और उसी मैंडेट के तहत, लेकिन कमाल की बात ये थी कि टेक्निकल कमेटी ने सबोताज कर दिया वो, यानी जिसके हेड को दिन AGN काजी या ANG काजी कुछ इस तरह करके नाम था जी, वो सिंध के इंजीनियर थे जी। इसका मतलब इंजीनियर भी अगर अपनी आईते आ जाए तो मतलब वो किसी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट से कम नहीं है। देखिए जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यानी अगर वो अपने प्रेजुडिस में आ जाए। आपने जनरल जुल्फकार का नाम लिया, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। मैं अपना भी, अच्छा वो इंजीनियर थे? तो इंजीनियर नहीं, तो जाहिद अली अकबर थे। जाहिद अली भी इंजीनियर थे। हाँ। वो मगर आर्मी से आए थे, आर्मी से आए थे। अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आई थिंक ही वाज सर्विंग एट दैट टाइम। हाँ बिल्कुल, जब हम मिले थे, जब वो चेयरमैन वापडा भी थे, हाँ। सर्विंग जनरल नहीं, वो जब जनरल यहाँ आ जाता है तो फिर वो अपना आर्मी का रैंक छोड़ देते हैं, जैसे जनरल ये तजम्मल आए थे, फुल टाइम फिर हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो वापडा हाउस के वो 12वें फ्लोर पे उनका दफ्तर है, चेयरमैन वापडा, और बड़ा ग्रैंड दफ्तर, बड़ा ग्रैंड दफ्तर। अच्छा, वहीं पे हमने मिला थे। उस दफ्तर से मैं जब बैठा हुआ था वेटिंग रूम में, तो जो नियरेस्ट सब डिवीजन है वो मिकलोड रोड का है, हाँ, वहाँ SDO बैठते हैं। मैं जब उनसे मिला जुल्फकार साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया डिस्कस करने के लिए हम किस तरह इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, किस तरह मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका नियरेस्ट सब डिवीजन जो है ये मिकलोड रोड है, यहाँ से नज़र भी आ रहा है मुझे वो दफ्तर, डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर? अच्छा, बट ही डिडंट नो। तो मैंने उनसे पूछा, कहते हैं नो। मैंने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू फाइंड आउट? तो कहते हैं कि 1 वीक। मैंने कहा नो सर। वीक? हाँ, मैंने कहा नो सर, ये 1 हफ्ते में भी नहीं होगा। कहते हैं क्यों? मैंने कहा दे नॉट गेट फॉर दैट। आपको 1 महीना लगेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन मिकलोड रोड सब डिवीजन। नजीफी 1 मिनट नहीं, अगर डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो होगा ना। हाँ। पहले तो उन्होंने डेटा ऑर्गेनाइज करना है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स किए हैं, सुन के शौक हो गया कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स किया है, शिकायत किया है, बिलिंग इश्यूज किया है, देखो ना इलीगल कनेक्शंस क्या है, तो सारा यू हैव टू कंपाइल दिस डेटा। उसके बरक्स मैकडॉनल्ड जो है वो दुनिया के 120 मुल्कों में है मैकडॉनल्ड। ठीक है। शिकागो में कंट्रोल रूम है जो हर मुल्क की एक वो चल रही है लाइव ब्रॉडकास्ट, सेल एंड हाँ, एंड ऑल द रेवेन्यू जनरेशन।
वो ऑल डेटा जितना भी रेलेवेंट, वो शिकागो में बैठ के उनको पता है कि कहाँ पैसे कमा रहे हैं और कहाँ पैसे लूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे एक ये टिश्यू पेपर्स का एक प्लांट, जर्मन प्लांट लगाया था। वो कहता था मुझे जर्मनी से आज अभी कॉल आई है कि तुम्हारे प्लांट में इस वक्त ये फॉल्ट हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हाँ, थ्रू द कंप्यूटर। बिल्कुल, यानी इस हद तक वो, अब उनको आप फिर पिछाड़ कैसे सकते हैं? बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको पता ही नहीं है तो आप किस तरह फैसले करेंगे? उसके डेटाबेस डिसीजन मेकिंग। एग्जैक्टली, डिसीजन वही सही होता है जब आपका इंफॉर्मेशन हो और डेटा। अच्छा, दहशतगर्द जाते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बिल्कुल, लेकिन कामयाबियां मिलती हैं डेटा बेस्ड ऑपरेशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और ये दिस इज द फील्ड ऑफ टेक्नोक्रेट्स। इस चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी, सही फैसले करने। सही, तो ये बड़ा जरूरी है, इसके बगैर नहीं हो सकते सही फैसले आपके। ये जर्नलिस्ट का जो दौर था वो खत्म हो गया, दैट इज ओवर। सही, दुनिया में आप तो देखो साइंस एंड डेवलपमेंट। मैं डॉक्टर साहब आपको बताया भी था पिछले दिनों कि जब मैं चाइना रिसेंटली गया तो आप भी जाते रहे, और उनका वो अब 6G 7G की तरफ जा रहे हैं जी, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अच्छा, एज मेटलर्जिस्ट आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे एक दफ़ा चाइनीज एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाने का इत्तेफाक हुआ, वहीं उनका कोई प्रोविंस था, कोई प्रोविंशियल चैम्बर था, तो वो कहते थे कि हम पाकिस्तान से आयरन ओर इम्पोर्ट करते हैं जी। दैट केम एज ए सरप्राइज टू मी। मैंने कहा जी आयरन ओर को तो हम खुद नहीं इस्तेमाल कर पाते, इधर आ जाता है, कहते जी हम मंगवाते हैं। मैंने पाकिस्तान आकर रिसर्च की तो पता चला यहाँ से एक चंक जाता है वहाँ पे ऑन ए रेगुलर फुटिंग जी। तो इसका मतलब अगर इस फील्ड में, अगर जैसे अभी तो कहा जा रहा है जी हमारी SIFC बड़ी एक्टिव है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और अरब कंट्रीज आ रही हैं माइनिंग में यहाँ। देखें जी, मैंने पाकिस्तान के हर माइनिंग प्रोजेक्ट पे काम किया है। हाँ, ये बताएं कोई। स्टार्टिंग विद संदक वाज माय फर्स्ट। ठीक, संदक में क्या है? कॉपर, गोल्ड, एवरीथिंग क्या? कॉपर है, गोल्ड उसके एज अ करोलरी, इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है, देसी जुबान में ये बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन कॉपर का रिजर्व बड़ा है, अब तो निकाल लिया उन्होंने, वो चाइना ले गए। अच्छा, अब है ही नहीं वो, नहीं, उन्होंने अब दोबारा उनको एक्सटेंशन मिली, 20 साल उन्होंने वहां से कॉपर निकाला है, माइनिंग की और ले गए, माइनिंग की, कॉन्सेंट्रेट बनाया और कॉन्सेंट्रेट चाइना ले गए। उसकी फिनिशिंग, रिफाइनिंग चाइना में हुई, और फिर हमने अपनी नीड के लिए कॉपर दोबारा इंपोर्ट किया एट अ मच हायर प्राइस। अच्छा, अब ये हु आर मेकिंग दिस डिसीजंस? ये तो यहाँ तो भी तो फिर गड़बड़ हुई है ना, इसका बहुत जबरदस्त गड़बड़ हुई है जी। मैंने लिखने अखबार में शुरू किया इसी गड़बड़ को देखते हुए, क्योंकि मैं आई वाज कंसल्टेंट ऑन दी संदक प्रोजेक्ट, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था पाकिस्तान। आप तो बड़ा दुख हुआ होगा। बिल्कुल, बड़ा दुख हुआ जी। और मैं जब जाता था, हाउ मच वी लॉस्ट, कोई एग्रीगेट है आपके ज़हन में ऐसे एक एस्टिमेटेड? हमने जी लीज पे उन्हें दे दिया। हाँ, हम एक लीज अमाउंट, फिक्स लीज अमाउंट मिलता है, कॉन्सेंट्रेट वो ले जाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, और जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब, वो भी नॉमिनल, वो नॉमिनल हमें दे देते हैं। रेकोडिक पे अगर हमने संदक अपना खुद किया होता तो हमारे पास एक्सपर्टीज होती। थर के ऊपर मैंने 18 साल स्ट्रगल किया तो कोयला निकला है। 18 साल, 18 ईयर्स। और मैं थर में हमें प्रोस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल, थर में तो कोयला है। हाँ, नहीं, अब तो वो कहते हैं बड़ी वो गैसिफिकेशन भी, वो तो वो हमने, मैं उस पे काम कर रहा हूँ, मैंने कर लिया जी। वी हैव डन इट, वी हैव बीन एबल टू, बिल्कुल, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ उसमें। अच्छा, वी हैव बीन एबल टू गैसिफाई गैस, यस, अफोर्डेबल गैस है, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के साथ कोऑर्डिनेशन में हमने गैस बनाई है। ठीक है, अब गैस जो है, टेक्नोलॉजी हमारे पास स्टैब्लिश हो गई है अपनी। अब हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके उसको मैस प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका और जर्मनी, ये 2 कंट्रीज तो हैं। आपका वो जो सेंटर था या पता नहीं क्या था रेकोडेक में, तो आपके बैरक एंड गोल्ड वो जो थी कनाडा की, वो भी थी? बैरक गोल्ड 50% है। अच्छा, उसमें वो वापस आ गए हैं। एक सॉर्ट ऑफ कंसोर्शियम है वो जी। 25% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है। जो फेडरल गवर्नमेंट का 25% है वो SIFC वाले जो हैं वो सऊदी अरेबिया को, मादन ग्रुप को बेच रहे हैं अपना कंपोनेंट। ठीक है, तो इन दी एंड वो 75% फॉरेन होगा और 25% बलूचिस्तान का होगा। अच्छा, तो उसमें फिर हाउ वुड पाकिस्तान गेन आउट ऑफ इट? और वहां भी वही गलती हो रही है, और मैंने इस पे लिखा भी है, वो भी कॉन्सेंट्रेट बना के ले जाएंगे, वो कॉन्सेंट्रेट बना के ले जाएंगे और वो रिफाइनिंग उसकी बाहर हो। तो इसका तो अच्छा हाल है कि तालिबान से राब्ता करें, रस्ते से कॉन्सेंट्रेट ही खोलो। नहीं, वो उसके लिए कि डाउन, मैं क्या आपके पास इतने गुरिल्लास बैठे। देखें इमरान खान तो कहते हैं हमारे अपने आदमी हैं। हमें ये चाहिए कि जो हमारा हिस्सा बनता है रेकोडिक में,
या संदक में, वो हम उनसे कॉन्सेंट्रेट ले लें और हाँ। उससे हम खुद यहाँ रिफाइन करें, अपनी ज़रूरियात का तांबा हम खुद बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। देखो ना, हमारा मसला उनको रॉयल्टी दे दें। हाँ, नहीं उनको क्यों रॉयल्टी दें, वो तो 50% हमारा हिस्सा है। हाँ, जहाँ आप तो वो कुछ कर भी नहीं रहे ना, आप तो कह रहे हैं ना, आप तो सबने सारा इंडिजिनस टेक ओवर का लिया ना, इंडिजिनस ही सारा। किसने? नहीं, आप ये जो चीजें हमारी अपनी है, हम जैसे नहीं आप तो टेक्नोलॉजी भी हमारी है। नहीं, सिर्फ थर में है। थर में एक ब्लॉक में हमारा अपना है, एक ब्लॉक चाइनीज के पास है, वो बिजली बना रहे हैं। ठीक है। एक ब्लॉक हमारे पास है जिससे हम बिजली भी बना रहे हैं, उससे हम गैस भी बनाएंगे। ठीक है। तो वो ये है। अच्छा, जो रेकोडिक है उसमें 50% बैरक गोल्ड है, 25% मादन को बेच रहे हैं। हाँ, वो जो सऊदी अरब 25 है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। अच्छा, वो भी वहां भी कॉन्सेंट्रेट बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट वहां भी नहीं बन रहा। 25% बलूचिस्तान का, उसका भी वो कॉन्सेंट्रेट बनेगा। नहीं जी, सब पूरा ही कॉन्सेंट्रेट बनेगा। अच्छा, सबका सब। वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे और वो कॉन्सेंट्रेट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा और फिनिश प्रोडक्ट फिर हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा एट अ मच हायर कॉस्ट। ये तो वैसे ही है कि जैसे आप गंदम बेचते रहे कुछ दौर में, वही गंदम फिर आप री इंपोर्ट करते थे, आटा बना के खरीदते और एट हायर प्राइस। तो ये हमारे दिस इज द बिकॉज़ इसका मतलब मुल्क का भी वो एसआरओ की मार है। बिल्कुल, ऊपर से एसआरओ जारी होता है तो कहते हैं जी आज गड्डियां जो हैं सारी फ्री ने, बिकॉज फ्री, कल के दिन वो लग जाएगा। बिकॉज वी कांट पुट द पीसेस टुगेदर। मसला ये है कि जब तक आप सारे पीसेस इकट्ठे नहीं करेंगे, यानी आप ओर निकाल के और तांबा बनाने तक, देयर आर लॉट ऑफ पीसेस व्हिच हैव टू बी पुट टुगेदर। ऑल दोस प्रोसेसेस जो हैं, हाँ, दे हैव टू उनके ऊपर हमारा लिंक टुगेदर। हाँ, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल रखो। चाइना जो है वो रॉ मटेरियल ले जाता है सारी दुनिया से, और फिनिश प्रोडक्ट वो बनाता है और इस्तेमाल करता है, और उस पे ऑन कॉस्ट जो बिल्कुल उस पे प्रॉफिट लेता है, वैल्यू एडिशन होती है, वैल्यूएशन सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया, वैल्यू एडिशन होती है, वो करते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे डू। तो डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजिकली आर वी एब्रेस्ट विद ऑल दी टेक्नोलॉजीज? नो, मुल्क हमारा इस सलाहियत पे है इस वक्त? देखिए जी, आप जैसे और लोग या इस तरह के हमारे पास आप साइंटिस्ट लड़के जो नए नौजवान आए या नहीं, जरा मिडिल एज वाला, नहीं, जरा थोड़ा सा ये भी आई वुड लाइक टू करेक्ट, लैकिंग है इसमें। नहीं, मैं ये भी थोड़ा करेक्ट कर दूं। आपने एक ही सांस में साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। हाँ, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। ठीक है। साइंस जो है वो नॉलेज है, रिसर्च है। टेक्नोलॉजी जो है एप्लीकेशन है, उसकी एप्लीकेशन, और उसमें फिर मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है, मार्केट फोर्सेस भी इन्वॉल्व है। सी, तो हमारे यहाँ साइंस की हद तक तो हम ठीक हैं, रिसर्च किया था, हाँ, पेपर लिख लिया, रिपोर्ट लिख ली, मगर एप्लीकेशन जब तक टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाँ, वो एप्लीकेशन नहीं होगी, वहां आके हम मार खा जाते हैं। हमारी जो है वो, मैं वो शेर भी पढ़ता होता हूँ कि हमारी साइंस की हद तक तो ठीक है, एक रोमांस है कि पेपर लिख लिया, रिपोर्ट लिख ली, प्रमोशन हो गई, ग्रेड 18, वो तो बड़े बड़े भारी भरकम हम लिख लेते हैं, बिल्कुल, वो ठीक है, मगर व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, वहां हम आके मार खा। ये तो डॉक्टर साहब आपने इसको मुंतबिक करें आप सियासतदानों पे, तो वो भी बड़ी बड़ी भारी भरकम तकरीरें कर देते हैं, बड़े बड़े मंशूर पेश कर देते हैं, कोई 1 करोड़ नौकरियों का दे देता है। अब किसी ने कह दिया 30 लाख नौकरियां देंगे, ये इस्तेकाम पार्टी वाले ने, किसी ने कहा इतने घर बना देंगे, पता नहीं ये विल द पीपल एक्सेप्ट ऑल दिस स्लोगन? आप तो मैं रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, देखें, पॉइंट ये है, एवरी पर्सन हैज टू गो थ्रू अ प्रोफेशनल ग्राइंड। हाँ, बगैर प्रोफेशनल ग्राइंड के आप डिलीवर नहीं कर सकते। नो, ठीक है ना। अब जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी प्रोफेशनल ग्राइंड से गुजरता है, सीखता है, फिर वो डिलीवर करता है। सियासतदान भी जो है प्रोफेशनल ग्राइंड से जाता है, पास थ्रू द मिल, हाँ, देन ही डिलीवर्स। अब आपने उठा के एक शख्स को जीप में बिठा के एकदम चीफ मिनिस्टर बना दिया, ऊपर ला के, या प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वो उस पॉलिटिकल ग्राइंड से नहीं गुजरा। बहुत इत्तेफाक हुआ कि 2-3 साल हम मिलते रहे उस्मान बुज़दार साहब को जी, तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज करना, मैं कहा यार बेजुबान है, क्यों नुकसान कर वो तो मासूम आदमी है बेचारा, उसको तो कोई और फोर्सेस चला रही हैं जी। तो ये जब तक हमें एक्सट्रेनियस फैक्टर चलाते रहेंगे तो आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। ये एक बुनियादी एक हमारा इशू बन गया। तो ना हाउ वी प्रोसीड नाउ, यानी आगे आप क्या, व्हाट डू यू थिंक कि अब इलेक्शन भी बिल्कुल सर पे है, 2024 का ये जो है साल है, फरवरी, अब लोगों ने फिर चहमगोइयां शुरू कर दी हैं कि जी नहीं होंगे, ये होगा, नहीं, अचानक कुछ ऐसे हो जाएगा। नहीं, इलेक्शन देखें, पॉइंट ये है कि इस वक्त जो सारी जो एम्पायर है वो अलाइंड है कि किसी भी सूरत में इमरान खान की मेजॉरिटी ना हो, यानी अगर आए भी तो मिनॉरिटी में हो, मिनॉरिटी, यानी वो चूचू का मुरब्बा जो है, हुकूमत चूचू के मुरब्बे के पास कोalition सूट करती है। हाँ, बहुत सी हमारे एम्पायर को सूट करती है। जो चूचू का मुरब्बा है वो हुकूमत उसकी हो,
ताकि उनको बैरक्स में ना जाना पड़े, स्टेटस को कायम रहे, कोई उनको उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे। उससे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि द एम्पायर हैज फेल्ड टू डिलीवर। 75 साल बहुत होते हैं, बहुत। अब द एम्पायर हैज फेल्ड टू डिलीवर, द एम्पायर हैज टू गो टेक अ बैक सीट, और कोई तरीका नहीं है। ये तो आपने मुझे वो दौर याद करा दिया जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट में कहा था, तो आई वाज प्रेजेंट देयर, तो उन्होंने कहा कि दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है, वो दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 2-3 मरतबा ये बात को रिपीट किया। देखें जी, जो साइबर केस है वो 1923 का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट पे चल रहा है। हाँ, जब आपने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया है, तो अब व्हाई आर यू गोइंग बैक टू 1923? अब वो क्या जरूरत है 1923 पे जाने की? सी, हाँ, तो दुनिया में कई कानून, कई कवानीन ऑब्सोलीट हो गए हैं, रिडंडेंट हो गए हैं, तो अब आउटडेटेड हो गए, उनका कोई, आपके वही चल रहे हैं। सी, अब तो वैसे डॉक्टर साहब, अब कौन सी चीज सीक्रेट है वैसे देखा जाए? आपने दिस ईरा ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया 2017 में, वो पास हो गया। और तो देखेंगे, मुझे मैंने अपने तौर पे एक सर्वे किया, तो हम लोग बात कहते हैं जी एजेंसियां ये करती हैं, वो करती हैं। अब आपके पास ऐसा एक्सपर्ट है आईटी का और ये ईव्स ड्रॉपिंग मैटर्स का, कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग बैठे हैं कि वो आपको जैसे कहते हैं कि वो आपका दांत का ब्रश जो है उसकी वो आप टेप ला के देख सकते हैं कि जी कल आपने इस ब्रश के साथ टेप की है। तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म का दौर है जी, पर बगैर प्रोफेशनल्स के अब आगे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, यू नीड प्रोफेशनल्स टू रन द शो। हर अदारा जो अपने एम्बिट में काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप चलें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, सी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो जिसको आवाम चाहती है वो इलेक्शन वोट लेके आएँ, वो मुल्क कौम की खिदमत करें और कॉमन गुड के लिए काम हो, अदारों को रीबिल्ड किया जाए, सी, तो तभी हम डिलीवर कर सकते हैं, और वरना हम डिलीवर नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आईटी के कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है जी, अगर हमारा आईटी प्रोफेशनल जो है वो इतना उसके पास कंपैटिबल नॉलेज आ जाए, कंपैटिबल विद द आउटसाइड एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो फिर वो काफ़ी बड़ी रिसोर्स बन जाएगी एक्सपोर्ट की बढ़ाने के लिए। तो इसमें हमारी कोई यूनिवर्सिटी तो 1-2 ही देखने में आई है, और वो भी मेरा ख्याल है कोई रिसर्च की हद तक, या आगे एप्लीकेशन का नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा देखिए जी, ये अब आपने क्यों आईटी का जिक्र किया, ये विजन थी आगा सनाब्दी साहब मरहूम की। हाँ हाँ, उन्होंने जो फास्ट इंस्टीट्यूट्स बनाए थे सारे पाकिस्तान में, वो इसीलिए बनाए थे कि आईटी, दैट वाज द फर्स्ट आईटी क्रेडिबल आईटी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ठीक है। और गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट भी उन्होंने बनाए टोपी में, और ये भी उन्होंने पैसे सारे उन फंडिंग उन्होंने की थी बीसीसीआई फाउंडेशन के तहत। पॉइंट ये है कि टेक्निकल कॉम्पिटेंसी वाइज वी आर प्रोड्यूसिंग गुड आईटी इंजीनियर्स। अच्छा, अब वक्त है कि हम आईटी एंटरप्रेन्योर्स भी प्रोड्यूस करें, अगेन एंटरप्रेन्योर्स भी प्रोड्यूस करें, जो अपनी जो कंपनीज बनाएं, जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हों, वो भी हम प्रोड्यूस करें, तो तब हम आगे जा सकते हैं। मैं जब ये बड़ा बूम था, ये .com इंडस्ट्रीज का और आईटी का बड़ा बूम था अर्ली पार्ट ऑफ 2000, तो उस वक्त मुझे कैलिफोर्निया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो बेशुमार सिलिकॉन वैली में, अच्छा, बेशुमार कंपनी, पर्टिकुलरली आप वहाँ गए जी, वहाँ बेशुमार पाकिस्तानी थे जिन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हुई थी, आईटी कंपनी, दे वर फ्लरिशिंग, मगर वो ये कहते थे हम पाकिस्तान से लोगों को लेके आते हैं, अच्छा, मेनली फास्ट के ग्रेजुएट्स और लम्स के ग्रेजुएट्स, अच्छा, उन्हें हम लेके आते हैं। उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी अच्छी होती है, मगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते। अच्छा, जिसमें, अच्छा, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब नेगोशिएशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस डील करना, तो ये स्किल्स हम लैक करते हैं। तो हमें 6 महीने से 1 साल लगता है उनकी ओरिएंटेशन, और वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हम वो स्किल्स उनको वहां दे के भेजें तो विल इट हेल्प? वो कहते बिल्कुल। तो आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कि हम उनको यहां से वो स्किल, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने फास्ट में भी पढ़ाया है, ठीक है, उनका एक प्रोग्राम था मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ आईटी। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ आईटी, ठीक है, और उसमें सारे कोर्सेज टेक्निकल थे। तो मैं उनसे कहता था भाई इनको मैनेजमेंट की भी तो कोर्सेज पढ़ाओ, आप तो टेक्निकल पढ़ा रहे हैं सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब, बातें बहुत करने वाली थी, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, तो अब टाइम क्लोज हो गया, हमारा इख्तिताम को पहुंचा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, आपने सुना कि हमें वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, और उसमें हमने अभी काम जो करना है वो ये है कि हर इदारा अपने अपने एम्बिट में रह के काम करे, अपनी हदूदों के यूद में, और सब लोग
हम सब लोग मिलकर इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने की अहलियत रखते भी हैं, लेकिन अब हमने बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ अप्रोच के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अपराइटनेस के साथ, और साथ साथ हमने अपनी ओरिएंटेशन भी करनी है कि हम आगे जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड जो है उसकी एप्लीकेशन कंपैटिबल विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसके साथ ही अपने मेज़बान राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।